नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने चारधाम यात्रा का किया जिक्र। कहा, केदारनाथ में गंदगी देख हो रहा दुख, तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने की अपील। चंपावत उपचुनाव के लिए थमा चुनावी प्रचार प्रसार का शोर। अब होगा डोर टू डोर प्रचार। 31 मई को ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। जल जीवन मिशन योजना के तहत पिछड़े उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला, देहरादून के हालात बेहतर। सवाल, सुस्त रफ्तार से चल रहे कामों पर कब जागेगा सिस्टम। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री धन सिंह रावत ने किया औचक निरीक्षण। सुविधाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश। जल्द भरे जाएंगे डॉक्टरों के खाली पद। और सोमवती स्नान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट। घाटों पर श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चारधाम यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने उत्तराखंड के देवरगांव की चंपा देवी और गुप्तकाशी के सुरेंद्र की पर्यावरण संरक्षण के अभियान की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीक पर चल रही चारधाम यात्रा में केदारनाथ मार्ग पर गंदगी फैलाए जाने की बात को लेकर कहा कि ऐसी तस्वीरों को देख वो काफी दुखी हैं। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों से अपील की है कि आने वाले सभी तीर्थयात्री जो हैं वो स्थलों की गरिमा को बनाए रखें। केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। और अब बात करेंगे चंपावत उपचुनाव की। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थम चुका है। मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 31 मई को मतदान होना है, जिसके बाद ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा और फिर किस्मत का पिटारा 3 जून को खुलेगा। हार जीत की गेंद किसके पाले में आएगी ये वक्त और जनता तय करेंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी दलों ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने लिए जनता का समर्थन जुटाएंगे और वोट की अपील करेंगे। चंपावत उपचुनाव के प्रचार प्रसार का शोर अब थम चुका है। अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जीत का ताज किसके सिर सजेगा और हार का मुंह किसको देखना पड़ेगा, ये तो 31 मई को तय हो पाएगा। हार जीत और भाग्य का फैसला 31 मई को मतपेटी में कैद होगा। उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम धामी का क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। उत्तराखंड में जो चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है उसका प्रचार प्रसार थम चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं प्रचार प्रसार थम चुका है, क्या कुछ अपील चंपावत? इस बार चंपावत क्षेत्र की जनता एक इतिहास बनाने वाली है और ये इतिहास 100% मतदान के रूप में होगा और एक तरफा मतदान होगा। जगह जगह आप प्रचार करने गए हैं, क्या कुछ फीडबैक मिल? सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का समर्थन मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ सबका आशीर्वाद और समर्थन देखकर। यहाँ पर सब लोग दलों से ऊपर उठकर भी, दल की सीमाओं से भी ऊपर उठकर जो है मतदान करने के लिए तैयार है। जनता से क्या कुछ अपील आप 31 में? मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग इस दिन को मतदान दिवस के रूप में मनाएं और 100% मतदान के लिए आए। घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि लगातार वो जनता से यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मतदान करें और जो 31 मई को यहाँ पर मतदान होने वाला है उसमें उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से चुनाव जीतेगी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, चंपावत। बीजेपी नेता कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट को खाली किया था, जिसके बाद से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए 31 मई को वोटिंग होगी। लेकिन बीजेपी नेता जो हैं आपके कैलाश गहतोड़ी, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। 31 मई को चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की जो वजह है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से चुनकर जाना है, इसलिए सीट खाली जो की थी वो कैलाश गहतोड़ी जी ने की थी। कैलाश गहतोड़ी जी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि चंपावत विधानसभा को खास तरीके से वो जानते हैं। गहतोड़ी जी, किस तरीके से आप देखते हैं 31 मई को वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ आप माहौल पूरे चंपावत में देखें? हम कांग्रेस मुक्ति की तरफ जो है पहली विधानसभा बढ़ने जा रही है।
यहाँ उनके पास एक पोस्टर लगाने वाला आदमी नहीं है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर ढूंढ करके मुझे एक झंडा लगा हुआ दिखा देंगे तो हम कहेंगे हाँ कांग्रेस है। जब कुछ नहीं है, वन साइडेड इलेक्शन है और आप देखेंगे 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों चुनाव लड़ा होगा। वन साइडेड है, ऐसा कहीं क्या आपको लगता है, क्योंकि आप यहाँ से विधायक चुनकर गए थे, आज आपने सीट छोड़ी है मुख्यमंत्री जी के लिए, खुद प्रचार प्रसार उनके लिए कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों में भी देखने को मिल रही है कि आप मुख्यमंत्री को यहाँ लेकर आए? हमने जो किया है ना वो जनहित में और अपने हित में और इस प्रदेश के हित में किया है और बहुत शिद्दत से किया है, बड़े मन से किया है और हमारी ईश्वर ने सुनी है, इसलिए यह संभव हुआ है। मुख्यमंत्री का सानिध्य मिलने जा रहा है, चंपावत ने कभी सोचा नहीं होगा और कभी मुख्यमंत्री हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। आज हमारा सौभाग्य, हमारी जनता जहां विधायक चुन करके वोट करते थे तब मुख्यमंत्री बनता था, आज जनता को बने बनाए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और प्रत्येक जनता का सदस्य जो भी वोट करने जाएगा वो विधायक के रूप में वोट करेगा, आज सीधे सीधे मुख्यमंत्री का चयन करेगा। क्या आपको लगता है कि चंपावत जो विकास से पिछड़ा हुआ था, लगातार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि अब जो है वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, क्या कुछ आपको लगता है कि सीएम के यहाँ से चुने जाने के बाद जो विकास है वो तेजी से होगा? आपने देखा नहीं उनका पिछला कार्यकाल, 6 महीने में उन्हें उत्तराखंड में एक ऐसी जोत जलाई कि उत्तराखंड के एक एक मुंह में, एक एक व्यक्ति के मुंह में धामी धामी छा गया और उसी की बदौलत 47 विधायक आए और जिस तरीके से उन्हें नींव रखी है उत्तराखंड के विकास की, आज सौभाग्य है चंपावत का। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि नए प्रत्याशी है, मुख्यमंत्री भी चंपावत के लिए और निर्मला गहतोड़ी भी नया प्रत्याशी है कांग्रेस के लिए, क्या कुछ आप जीत का मार्जिन लेके चल रहे हैं? जितने वोट आपको मिले थे उसमें कितना प्लस मान के चल रहे हैं? 2 चीज़ों में से एक से भी सहमत नहीं हूँ मैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी नए नहीं हैं, यहाँ के 60% लोगों को नाम से जानते हैं, उनका आंगन है ये, उनके विधानसभा का आंगन है। और दूसरा, जिन दूसरे कैंडिडेट का आप नाम ले रहे हैं वो नए हैं और कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के सामने ऐसा कोई हिसाब किताब है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे मार्जिन से, आप देखिएगा हिंदुस्तान में न कभी ऐसा हुआ होगा न होगा, इतने मार्जिन से जीतने वाले हैं। 3 तारीख का इंतजार कीजिए। ये चंपावत से निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी हैं, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब 3 जून को नतीजे आएंगे चुनाव के तो सीधे तौर से अप्रत्याशित आएंगे और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी विधानसभा सीट को सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, चंपावत। जल जीवन मिशन योजना के तहत जहां देश भर में हर घर जल पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की रफ्तार सुस्त दिख रही है। आखिर क्यों, देखिए हमारी रिपोर्ट। जल जीवन मिशन को लेकर भारत के कई राज्य अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड जल जीवन के कामों में अभी भी कई दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। उत्तराखंड के पिछड़ने का असल कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला बने हैं। दरअसल इन दोनों जिलों में हर घर जल पहुंचने का काम काफी सुस्त रफ्तार से चल रहा है। इस योजना के तहत हरिद्वार में 39.40% और उधम सिंह नगर में 43.59% ही काम हुआ है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल सप्लाई सिस्टम, हैंडपंप और निजी ट्यूबवेल पर निर्भर है, जहाँ जल संस्थान और जल निगम की योजनाएं बेहद कम है। लेकिन अब जल जीवन मिशन में यहाँ नए ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक बनाने के साथ नई लाइनें बिछाने का काम चल रहा है और अब तक 61.83% घरों में ही पानी के कनेक्शन पहुँच पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि देहरादून, बागेश्वर और चमोली का रिकॉर्ड काफी बेहतर देखने को मिला है, जिसमें हर घर जल और नल देने के मामले में देहरादून जिले की बात करें तो 94.89% यहाँ काम हुए हैं, जबकि चमोली जिले में 90.02% घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो 43.7% लगभग है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो पहले हैंडपंप बेस और ट्यूबवेल बेस और निजी ट्यूबवेल बेस योजनाएं थी,
लोगों की अपनी थी व्यवस्था। क्योंकि अब हमें प्रत्येक घर को हाउस होल्ड कनेक्शन के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए सरकार जो है उनको इसको पूरा करने के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो, मानकों के अनुरूप एक गुणवत्ता और क्वालिटी में और क्वांटिटी में उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2030 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र पंत का कहना है कि उत्तराखंड में 2019 के आधार पर देखा जाए तो अब तक जल जीवन मिशन काफी बेहतर हालातों में है। ये कार्य एक मिशन मोड में हो रहा है और समस्त गांवों को, समस्त जिलों को, समस्त गांवों को, समस्त परिवारों को एक मिशन मोड में हमें ये लाभ पहुंचाना है। तो इसलिए इसमें प्रगति जो है वो प्रगति में अभी समय लग रहा है, लेकिन हमें इसको दिसंबर 2023 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे मैदानी क्षेत्रों में। और अगर आप प्रगति का प्रतिशत देखें तो प्रगति का प्रतिशत 40 लगभग 35% और से 40% तक हम लाए हैं, जो कि अन्य राज्यों के अगर आप जिलों से प्रतिशत में वृद्धि देखेंगे तो उस हिसाब से जो है काफी हमारी अच्छी प्रगति है। बहरहाल उत्तराखंड के अंदर जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल और नल कब तक पहुंचेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ जिलों की तस्वीर बेहतर है तो कई जिले इस प्रोजेक्ट में काफी पिछड़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि मैदानी इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे सुस्त कामों पर प्रशासन और सिस्टम कब जागता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जल्द डॉक्टरों और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही खाली पड़े डॉक्टरों के पदों पर तैनाती की जाएगी। यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट की दिक्कत है, सर्जन की दिक्कत है। वो भी मैंने कह दिया है कि हम जल्दी जो है रेडियोलॉजिस्ट यहाँ भेजेंगे। दवाइयों की सरकार की तरफ से हर हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं रहेगी। 104 जो हमारी खुशियों की सवारी है और 102, इसमें गर्भवती महिलाओं को घर से लाके हॉस्पिटल तक लाना और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा फिर घर तक छोड़ना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। किसी को 1 रुपये देने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कई ट्रैवल एजेंट्स के जरिए चारधाम यात्रा में फ्रॉड करने के मामले सामने आए हैं, जिसमें बुकिंग की तारीख बदली जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों पर मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हो उसी तारीख में यात्रा करें, किसी के बहकावे में न आए। देखिए, अपील इसलिए है कि हमने रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाई, लिमिट लगाई, उसके बावजूद भी ट्रैवल एजेंट लोग फ्रॉड कर दे रहे हैं, उसकी तारीख बदल दे रहे हैं। गलत है। हमने मुकदमे भी दर्ज किए हैं। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि कृपया करके ऐसा मत करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। भीड़ इतनी ज़्यादा है जो मैनेज नहीं हो रही है, इसलिए जो बाद की डेट्स में करा लें, जब रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है उसमें यात्रा कर लें। इस तरह से धोखा दे करके जाएंगे तो फिर वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। हम सोचेंगे एक धाम में 15,000 की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे 25,000 यात्री, फिर किसी दिन भगदड़ हो सकती है। तो मैं इसीलिए अनुरोध कर रहा हूँ कि जो है कृपया करके सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन में उन्हें खुद पता चल जाएगा कब का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, तभी अपनी यात्रा करें। सोमवार को होने वाले सोमवती स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार प्रशासन के जरिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आने की आशंका जताई जा रही है। स्नान पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सड़क, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। भीड़ में बिछड़ने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्थानों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है और जैसा कि अपेक्षित है इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग अपना ट्रैफिक प्लान और जो पैदल यात्रियों का जो प्लान है वो हम तैयार कर रहे थे। इसमें जो भी हमारी थोड़ा बहुत बॉटल नेक्स हैं उनको दूर करने के लिए आज मैंने सारे अधिकारियों की यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इनमें जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं उनको हम अगले 2-3 दिन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ड्यूटी पर जिन लोगों को लगाया गया है
उन सभी की ब्रीफिंग की गई थी। इस पूरे क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है और हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी और सेक्टर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अधिकारियों को लगाया गया है। उधम सिंह नगर जिले में पुलिसकर्मी ने अपने ही स्टाफ पर उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी उधम सिंह नगर से पीड़ित ने इस पूरे मामले में न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। दरअसल आरोप है कि पंतनगर में पुलिस महानिदेशक की पत्नी के घर में खाना बनाने के लिए दीपक उप्रेती की ड्यूटी लगाई गई थी। दीपक उप्रेती ने तबीयत खराब होने की वजह से ड्यूटी नहीं की उन्होंने, लेकिन इसी बात से नाराज पुलिस के स्टाफ ने उसकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस मामले में यूकेडी ने न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि मामले में जांच की जा रही है। ये दीपक उप्रेती है, उधम सिंह नगर रुद्रपुर में 4th क्लास एम्प्लॉई है और इसको कहा गया है कि जो पुलिस महानिदेशक हैं उनकी पत्नी के बंगले पे खाना बनाया जाए और इसका कहना सिर्फ इतना था कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं जरा अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखा के आ जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। इसको इतनी बात पे मैडम के बंगले पे ले जाया गया। वहाँ पे जो प्रतिसार निरीक्षक थे वेद प्रकाश भट्ट जी, ये स्टोर मुंशी थे अकरम, और जो इनके एक और दीवान थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटा। ये आप देख सकते हो। पुलिस जवान की शिकायत जो 18 मई को डेटेड है वो मेरे कार्यालय में प्राप्त हुई, तो हमने उसको एसएसपी उधम सिंह नगर को जांच कराने हेतु निर्देशित कर दिया है अभी 4-5 दिन पहले। और उसमें बेसिक आरोप ये है कि मैंने ड्यूटी मेरे को लगाई थी आरआई ने कहीं, और डीजी साहब के साथ लगाई थी, उनके घर पे लगाई थी। मैंने उसमें कहा कि मेरी पत्नी की कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मेरी आरआई ने अपने स्टाफ वगैरह से मेरी पिटाई करवा दी। बीते साल अक्टूबर में आई दैवीय आपदा से काठगोदाम बैराज से गोलापार क्षेत्र में जाने वाले सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका निरीक्षण करने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काठगोदाम के गोला बैराज से निकलने वाली नहर से लेकर लीसा फैक्ट्री के पास तक सिंचाई नहर का निरीक्षण किया। दीपक रावत ने कहा कि गोलापार क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, ऐसे में सिंचाई की काफी जरूरत होगी। लिहाजा आपदा में नहरों का जो हिस्सा डैमेज हुआ है उसे दोबारा बनाने से एक बार फिर टूटने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में पाइप के लिए पानी को निकाला जाएगा। तो फिलहाल जो काठगोदाम ब्रिज के पास कुछ डैमेजेस हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ से कुछ धनराशि अनटाइड फंड से दी थी, ताकि इसमें जितना क्यूसेक पानी अभी चल रहा है कुछ बढ़ा के हम दे सकें। वो फिर भी एक टेम्प्रेरी एक तरीका है। इसका जो फुल टाइम तरीका तो यही है कि जिस सेक्शन में वॉश आउट हो गया है उस सेक्शन में या तो नए सिरे से हम नहर बना दें, या फिर उसमें उसको हम जो खतरे वाला पोर्शन है उसको बाईपास करते हुए पाइप्स के माध्यम से इसको भेजें। तो इसी को लेके 5 करोड़ का एस्टिमेट इरिगेशन की ओर से है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्टिमेट है। इसमें काम करवाए जाने की आवश्यकता है, इसमें आगे हमारी ओर से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई के लिए हर साल आवंटित की जाती हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 100% गरीब छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाते। इस साल भी उत्तराखंड में 50% सीटें पहली बार करीबन लॉटरी प्रक्रिया निकलने के बाद खाली हैं, लेकिन खाली सीटों को भरने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों की निःशुल्क एजुकेशन के लिए निर्धारित हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क पढ़ाई गरीब छात्रों का हक है, लेकिन इस साल भी क्लास 1 में जो एडमिशन प्रदेश भर में हुए उसके तहत खाली रह गई 50% सीटों ने विभाग के माथे पर बल डाल दिए हैं और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे 100% सीटों को भरा जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि गरीब छात्रों के लिए जो सीट रिजर्व है उन पर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश में 33,672 सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें से एडमिशन की पहली प्रक्रिया में 17,662 छात्रों का ही एडमिशन हो पाएगा। जो सीटें रिजर्व गरीब छात्रों के लिए रखी गई हैं, उनमें से 28,066 आवेदन मिले थे। इनमें से 21,922 आवेदन सही पाए गए, तो लॉटरी के जरिए 17,662 छात्रों का चयन हुआ। इस बाबत समग्र शिक्षा अभियान के अपर परियोजना निदेशक मुकुल सती का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन में जो 25% जो कोटा होता है वो 12(1)(c) के लिए आवंटित होता है, तो उनका आवंटन हमने कर दिया। 17,662 आवंटन हमारे अभी तक हो चुके हैं लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा, जो ऑनलाइन सिस्टम से भरे जाते हैं। 34,000 कुल सीटें हैं, तो बाकी सीटें अभी वाकई में खाली हैं।
तो माननीय मंत्री के निर्देश हैं, तो वैसे भी हम लोग चाह रहे हैं कि निर्देशों के अनुपालन में बहुत जल्दी जो है दूसरी प्रक्रिया दूसरे लोगों से जो नहीं किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए या किसी कारणवश फॉर्म को गलत भर दिया या कोई उनका और इशू रहा हो, तो उसके लिए बहुत जल्दी इस प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका जो है एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे और फिर उसी प्रोसेस से लोग भरेंगे और फिर दूसरी लॉटरी के द्वारा शेष सीटें भरने का प्रयास किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब छात्रों के एडमिशन को लेकर नहीं भर पाई हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग एक बार फिर एडमिशन का मौका देने जा रहा है, मगर देखना ये होगा कि जो लक्ष्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गरीब छात्रों की 100% एडमिशन के लिए रखा है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। राजधानी देहरादून में अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, जिनसे जमीन तो खाली कराई ही जाएगी, साथ ही उन पर कार्रवाई भी होगी। राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है और बड़े बड़े घर और निर्माण कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे भी कर डाले। और इस पूरे खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल किया गया, जिससे भूमाफियाओं का काम और भी आसान हो गया। लेकिन अब भूमाफियाओं को लेकर देहरादून जिला प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है, जिसके चलते उन भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने जमीनें कब्जा रखी है। राजधानी के मंसूरी विधानसभा के गलजलवाड़ी क्षेत्र में भी ग्राम समाज की जमीनों के साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। इसके साथ ही राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इन भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिन पर अब कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। एसडीएम सदर की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो ऐसे लोगों को जिन्होंने जमीनें कब्जा कर अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद अगर जमीनें खाली नहीं होती तो उन पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख वन संरक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी वन विभाग की जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस पर राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना हो। जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इनकी चेतावनी को भूमाफिया और अतिक्रमणकारी किस तरह से लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले इन विभागों के अधिकारी ही निकलते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने चारधाम यात्रा का किया जिक्र, कहा केदारनाथ में गंदगी देख हो रहा दुख, तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने की अपील। चंपावत उपचुनाव के लिए थमा चुनावी प्रचार प्रसार का शोर, अब होगा डोर टू डोर प्रचार। 31 मई को ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला।
जल जीवन मिशन योजना के तहत पिछड़े उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला देहरादून के हालात बेहतर, सवाल सुस्त रफ्तार से चल रहे कामों पर कब जागेगा सिस्टम। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री धन सिंह रावत ने किया औचक निरीक्षण, सुविधाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश, जल्द भरे जाएंगे डॉक्टरों के खाली पद। और सोमवती स्नान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अलर्ट, घाटों पर श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त।